बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम क्रॉसिंग लाइंस में खुशामदीद। मैं हूं यासिर रशीद। नाज़रीन, बांग्लादेश में शरीफ उस्मान हादी की शहादत पर बात करने से कबल कुछ जिक्र मुल्की हालात का हो जाए, क्योंकि इस्लामाबाद की अदालत ने तोशाखाना 2 केस में मुख्तलिफ दफात के तहत बानी और उनकी अहलिया बुशरा बीवी को मजमूई तौर पर 17 साल कैद और 1 करोड़ 60 लाख रुपए से जायद जुर्माने की सजा सुनाई है। यह फैसला अडयाला जेल में सुनाया गया, जहां खान और बुशरा बीबी को कमरा अदालत में पेश किया गया और उनकी मौजूदगी में फैसले का ऐलान किया गया। दूसरी जानिब लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई के एक और मुकदमे में तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद और एजाज चौधरी को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई है, जबकि शाह महमूद कुरैशी इस मुकदमे से बरी करार पाए। याद रहे कि 9 मई के मुकदमात में खान को साबिका ट्रायल्स में बरी कर दिया गया था, लेकिन उनकी पार्टी के दीगर सीनियर रहनुमाओं को मुख्तलिफ मुकदमात में सजाएं सुनाई जा चुकी हैं, जिनमें उमर अयूब खान, शिबली फराज और मुतअद्दिद शामिल हैं। इस पस मंजर में बानी और बुशरा बीबी को सुनाई गई ये सजा न सिर्फ उनके जाती बल्कि सियासी मुस्तकबिल पर भी असर डाल सकती है, क्योंकि ये उनकी अवामी और सियासी साख को मुतासिर करने वाला एक बड़ा फैसला है। अब बात करेंगे बांग्लादेश के हालात पर, जहां इंडिया मुखालिफ नौजवान उस्मान शरीफ हादी की शहादत पर अवाम ने सड़कों पर निकलकर एक बार फिर यह बावर करवा दिया है कि उसकी अपने पड़ोसी मुमालिक के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की पॉलिसी अब उसके लिए मुश्किलात पैदा कर रही है। हकीकत यह है कि बांग्लादेश में पहली बार नौजवान नस्ल ने न सिर्फ हुकूमत या अपोजिशन बल्कि तारीख से सवाल करना शुरू किया है। सवाल यह नहीं कि उस्मान शरीफ हादी की शहादत क्यों हुई या उन्हें टारगेट किया गया, सवाल यह है कि उनकी शहादत ने क्या बेनकाब किया है। नौजवान रहनुमा की नमाज जनाजा में अबूरी हुकूमत के सरबराह डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की शिरकत महज रस्मी अमल नहीं थी, यह इस बात का इतराफ था कि रियासत खुद इस इज़्तिराब को नजरअंदाज नहीं कर सकती जो नौजवानों में फैल चुका है। हजारों अफराद की मौजूदगी में अदा की गई नमाज जनाजा ने उस्मान शरीफ हादी को एक फर्द से अलामत बना दिया जो इंडिया मुखालिफ जज्बात और बदलते हुए बांग्लादेश की नुमाइंदगी कर रही है। उस्मान शरीफ हादी उन नौजवान रहनुमाओं में शामिल थे जो 1971 की जंग आजादी को मुकद्दस निसाब की बजाय एक सियासी तारीख के तौर पर देखते थे। यही नुक्ता आज सबसे ज्यादा मुतनाज़ बन चुका है। बांग्लादेश की नई नस्ल अब यह सवाल उठा रही है कि क्या इंडिया ने 1971 में वाकई बेलौस मदद की थी या उसकी वजह उसके तवील मुद्दती स्ट्रेटेजिक मफादात थे। यह सवाल पहले कभी इस शिद्दत से बांग्लादेश में अवामी सतह पर नहीं उठा। उस्मान हादी की शहादत के बाद होने वाले मुजाहिरे सिर्फ गुस्से का इजहार नहीं है, बल्कि ये एक नजरियाती टकराव है। एक तरफ वो तलबा और असातिज़ा थे जो सकाफती इदारों, स्कूल्स और अखबारात पर हमलों के खिलाफ सड़कों पर निकले, दूसरी तरफ गिरोह थे जिन्होंने इस गम को इंतशार में तब्दील कर दिया। ये तकसीम खुद बांग्लादेशी मुआशरे के अंदर बढ़ती हुई फिक्री खलीज को जाहिर करती है। इलाकाई सतह पर इंडिया के लिए भी खतरे की घंटी बज चुकी है। इंडियन पार्लिमानी कमेटी की रिपोर्ट वाज़े करती है कि बांग्लादेश में इंडिया का अखलाकी और सियासी सरमाया तेजी से खत्म हो रहा है। अवामी लीग के तवील दौर के बाद बांग्लादेश अब एक नई कौम परस्ती की तरफ बढ़ रहा है, जहां चीन और पाकिस्तान के लिए जगह बन रही है और इंडिया का किरदार सवालिया निशान बन चुका है। यह तब्दीली सिर्फ खारजा पॉलिसी तक महदूद नहीं, बांग्लादेश के नौजवान अब रियासत, तारीख और शनाख्त के नए मानी तलाश कर रहे हैं। वह ऐसे नारों से दूर जा रहे हैं जो उन्हें वर्षे में मिले थे और अपनी सच्चाई खुद मुतय्यन करना चाहते हैं। उस्मान शरीफ हादी की शहादत ने तो इस तलाश को महज एक चिंगारी फराहम की है। इस मजमूई मंजरनामे के लिए हमें ज्वाइन किया है दिफाई तजियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान साहब ने, और बांग्लादेश से हमारे साथ जुड़े हैं प्रोफेसर हैं ढाका यूनिवर्सिटी से डॉक्टर गुलाम रब्बानी साहब। डॉक्टर साहब मैं आपका भी मशकूर हूँ और ब्रिगेडियर साहब आपका भी मशकूर हूँ। ब्रिगेडियर साहब सबसे पहले तो मैं आपकी तरफ आऊँगा। बांग्लादेश में इस शहादत के बाद का जो मंजरनामा है, इसमें नौजवानों के अंदर गुस्सा जो इज़्तिराब है और जिसने इंडिया मुखालिफ एक बयानिए को तरवीज दी है, आप बांग्लादेशी सियासी मुस्तकबिल क्या देखते हैं? जी हाँ, बहुत शुक्रिया। देखें, पहले तो वी स्टैंड विद दी जो बांग्लादेश के अवाम के साथ इस मोमेंट में जब ग्रीफ में वो वहाँ पे है और जिस तरह उन्होंने कुर्बानी की है, हादी की कुर्बानी वहाँ पे जो हुई है और जिस तरीके से वहाँ पे हालात थे, और पीछे आप देख लें कि 1971 के बाद नेक्स्ट 5 डेकेड्स हमने देखा कि इंडियन इन्फ्लुएंस वहाँ पे रहा, रॉ का इन्फ्लुएंस रहा। जिस तरह अवामी लीग इट वॉज ए वेसल स्टेट ऑफ इंडिया उस तरह से कर रही थी। अब जबकि जुलाई में जब ये सारा कुछ चेंज हुआ है और जिसमें आप समझ रहे इट वाज ए ग्रेट रेवोल्यूशन, जो जनरेशन जी थे उसमें हादी वाज वन ऑफ द पिलर्स माना जाता, पायनियर्स कहा जाता था, जिसने एक स्टैंड लिया। और एक बेसिकली क्या स्टैंड था, हम ये कह सकते हैं जो 2 नेशन थ्योरी जो लोग समझते थे दैट इज डेट, उसकी रिवाइवल हुई। और उसमें आप देखें कि और वो हम तो ये भी कह सकते हैं हमोदरामात कमीशन को भी रद्द कर दिया है। और जिस तरीके से बांग्लादेश के अवाम ने एक अपना स्टैंड लेके जो अवामी लीग के अगेंस्ट खड़े हुए हैं, शेख मुजीब के मोनूमेंट्स जो या उनके स्टेचूज थे वो उन्होंने डिसमेंटल कर दिए थे।
और इसके बाद देखें जिस तरीके से ये एक यूनिटी बांग्लादेश के अवाम में थी, तो इंडिया को इस पर बड़ी तकलीफ थी। और इसके लिए यकीनन उन्होंने पहले कोशिश दरमियान में जब की थी कि देखें विदिन बांग्लादेश में हिंदू और बंगाली मुसलमानों के दरमियान में एक रिफ्ट क्रिएट करने की कोशिश की, लेकिन जो वहाँ के गवर्नमेंट ने उसको बड़े अच्छे तरीके से एड्रेस किया। लेकिन ये जो हादी था ये थोड़ा आउटस्पोकन भी था, और इसने एक अपनी ट्वीट भी की थी, और उस ट्वीट में हमने देखा था कि उसने पाकिस्तान का जो नक्शा दिखाया उसमें पंजाब कंप्लीट और इंडियन इंडिपेंडेंट जम्मू एंड कश्मीर शो किया, और बांग्लादेश के नक्शे में चिकन नेक इसमें उन्होंने शामिल किया था। लेकिन ये सिंस इंडिया देखें, इंडिया की एक हिस्ट्री है ट्रांसनेशनल रिप्रेशन में, जब वो अपने अपोनेंट्स को, जो लोग उनके खिलाफ समझ आ जाते हैं, उनको असैसिनेट करते हैं। जिस तरह हमने कनाडा में देखा, यूनाइटेड स्टेट्स में देखा, यूनाइटेड किंगडम में देखा, पाकिस्तान के अंदर 22 कश्मीरियों की असैसिनेशन जो हुई, सिखों की असैसिनेशन हुई, परमजीत सिंह पंजवाल लाहौर में मारा गया। तो इस सारों में रॉ वाज इंस्ट्रूमेंटल, सो दैट वाज ट्रांसनेशनल रिप्रेशन। तो हादी के असैसिनेशन में जो अटैकर्स, अब जिस तरह बताया जा रहा है, इंडिया से आए थे, और जो मैन एक्यूज है फैसल ही एस्केप, वो इंडिया चला गया। सो देखिए केस बन गया है कि इंडिया की जो टेररिज्म है वो खत्म नहीं हो रही है। सही। और देखे कि जो एक हम जो यहाँ पे लोग थे हादी के साथ, जो दूसरे लोग थे, वो चाह रहे थे बांग्लादेश में एक सॉवरन गवर्नमेंट हो, जस्टिफाइड गवर्नमेंट यानी हो, इंटेग्रिटी और जो है फाशिज्म वो के बांग्लादेश अगेंस्ट की हो। बहाल हो। मैं ब्रिगेडियर साहब आपकी तरफ आता हूं, मैं डॉक्टर साहब का भी मौक़िफ़ इस पे ले लूं। डॉक्टर साहब, आप ढाका यूनिवर्सिटी से हैं, वहाँ पे तदरीसी खिदमात जो हैं वो सर अंजाम दे रहे हैं। आपके भी बेशुमार स्टूडेंट्स वहाँ पे मौजूद होंगे जो इस तहरीक का हिस्सा बने। सबसे पहले हादी की अगर शख्सियत को हम एक मंजर कशी के अंदर लाना चाहें तो आपके नज़दीक हादी एक उभरता हुआ सितारा क्यों था और उसकी वजूहात क्या थी? जी, बहुत शुक्रिया मुझे मौका देने के लिए। शरीफ उस्मान शरीफ हादी जो है वो हमारे ढाका यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म थे और पॉलिटिकल साइंस के तालिब इल्म थे। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी जो अखलाक है, वो जो कहना है वो कह देते थे। किसी को नहीं डराते, किसी की खौफ नहीं थी, और ये वो सच्चा बांग्लादेशी आदमी थे, सच्चा मुसलमान थे। ये ऐसा नहीं कि वो किसी के कहने पर आकर दूसरा ये इधर उधर के कह देते। वो दिल में बांग्लादेश को, बांग्लादेश की आज़ादी, बांग्लादेश की हकीकतन आज़ादी जो है उसका सपना देखते थे, वो उसका ख्वाब था। ये देखिए इंडिया वाले जो है वो हम लोगों को तो 1971 में आज़ादी दे दिया था, कुछ मदद किया था, लेकिन उसके बाद जो लिया था वो बहुत लिया था। हमारे से सबसे जो है हम क्या पहले तो इंग्लैंड से आज़ाद हुआ, फिर आप पाकिस्तान से आज़ाद हुआ, लेकिन इंडिया से आज़ाद नहीं हुआ था। तो ये हादी ने मुझे, हम लोगों को इस तरह के हिदायत किया कि हमको आज़ादी मिलना चाहिए और ये इंडिया से भी आज़ादी मिलना चाहिए, हम बांग्लादेशी की हैसियत से आगे बढ़ना चाहिए। ब्रिगेडियर साहब, जिस तरीके से डॉक्टर साहब शख्सियत को नुमाया कर रहे हैं कि थॉट ये थी कि हमें अलहदा तो करवा दिया गया लेकिन हमें अपने चंगुल में फंसा लिया गया। अब इस ज़मन के अंदर आप मुख्तलिफ वाक़यात दुनिया भर में देखें, जिस तरह आपने पहले तज़किरा भी किया, अमेरिका का वाक़या, फिर कनाडा का वाक़या, फिर उनके वज़ीर आज़म का बाकायदा तौर पर शवाहिद की बुनियाद पर भारत के ऊपर इल्ज़ाम लगाना, फिर दीगर ममालिक के अंदर वाक़यात जो हुए टारगेट किलिंग के हवाले से, उनमें अगर आप डॉट्स में लाएं ब्रिगेडियर साहब, तो उन डॉट्स में हमें ये मंजर सामने आता है कि तरीक़ा वारदात एक तरह का है। तो इसमें अगर भारत मुलव्वस है तो भारत ने फिर कुछ और लोगों को भी टारगेट कर रखा होगा। देखिए मैं डॉक्टर साहब ब्रिगेडियर साहब मौजूद है, मैं जरा उनका मौक़िफ़ ले लूं फिर आपकी तरफ आता हूं। जी ब्रिगेडियर साहब, ये लास्ट वाली लाइन क्या थी आपकी? मैंने कहा सर, अगर टारगेट किया गया है उस्मान शरीफ हादी को इस बुनियाद पे कि वो भारत मुखालिफ था, फिर तो और भी टारगेट पे बहुत सारे लोग होंगे। जी जी, लाइकली ये है, देखें कि उन्होंने यकीनन वो देख रहे होंगे, स्पेशली जो वो समझते हैं जो उनके मुखालिफ हैं, या और विदिन देखें अवामी लीग की अपनी प्रेजेंस भी बांग्लादेश के अंदर है, तो लाइकली सिंपैथाइजर्स तो हैं। और देखें कि 50 साल में एक इन्फ्लुएंस रहा कर रहा है, एवरीथिंग वाज बीइंग कंट्रोल्ड बाय रहा।
तो वो उनकी यकीनन एक कोशिश इस पे जरूर होगी। लेकिन एक अभी अवेयरनेस हुई है और दुनिया को ये देखना पड़ेगा कि ट्रांसनेशनल रिप्रेशन में इंडिया हाथ से निकल चुका है। और स्पेशली जिस तरीके से आप देखें ना कि अभी ऑस्ट्रेलिया में जो चीजें हुई हैं वहाँ चीजें एस्टेब्लिश हुई हैं, और तो उससे भी पता चलता है कि इंडिया क्या करवा रहा है, हर जगह पे ये लगा हुआ है। तो वो एक सो देयरफॉर देयर इज अ रिक्वायरमेंट है। रहा देखें हादी जो है एक अभी इज एन आइडिया, और आइडिया हमेशा जिंदा रहते हैं, मरते नहीं। और हादी जो है बांग्लादेश की तारीख में, आने वाले तारीख में वो जिंदा रहेगा। जिस तरीके से एक 32 साल का नौजवान है, जिस तरह उन्होंने देखें कि एक यूनिटी और एक आप अपने बांग्लादेश के लिए अपने एक स्टैंड उसने लिया है, और अगेंस्ट इंडिया हेजमोनिक डिजाइन फाशिज्म के अगेंस्ट खड़ा हुआ था। तो दैट वाज जो इंडिया को पसंद नहीं आई। तो मेरे ख्याल में जिस तरीके से आज हमने उनका जनाजा देखा है, फ्यूनरल प्रेयर्स देखी हैं, और जिस तरह लाखों लोग थे, और जैसे कि अटैचमेंट के जिस तरह लोग रो रहे थे, तो दैट इज द लव। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग कि एक हादी एक आइडिया बन चुका है, एक इस्तारा बनेगा आगे आने वाले वक्तों में। और आप देखें बांग्लादेश के और लोग इसमें मुत्तहिद होंगे, और यकीनन अपने बांग्लादेश के सरहदों के दिफा के लिए, बांग्लादेश के तामीर और ठीक। तरक्की के लिए ये सारे मुल्क खड़े होंगे। सारे मुल्क और खड़े जो होंगे। लोग ये मैं ब्रिगेड साहब प्रोपेगेंडा आपकी कर तरफ रहे आता हैं हूँ। कि वो डॉक्टर साहब, इस्लामिस्ट हैं। डॉक्टर साहब, अगर आप जिस तरीके से बात कर रहे हैं कि वो ये चाहते थे कि बांग्लादेश अपने पाँव के ऊपर खड़ा हो, बात करने से डरते नहीं थे, किसी से डिक्टेशन नहीं लेते थे। सवाल ये है कि 54 साल से ये सारा सिस्टम चलता रहा है, तो 54 साल में भी लोगों के नजरियात यही होंगे। देखा तो बहुत कुछ जाता रहा होगा, देखा जाता रहा होगा कि भारत का इन्फ्लुएंस किस हद तक बढ़ रहा है, स्ट्रेटेजिक पोजीशन में वो अपने मफाद क्या हासिल कर रहा है। तो क्या ये समझ सकते हैं कि एक साल में ये रेवोल्यूशन आ गया, या फिर ये कहें कि वो जो आवाजें लोगों की थीं, जो तासुरात लोगों के थे, उनकी जबान बन के ये तलबा बाहर निकले? देखिए, ये तो एक दिन से नहीं बना, तो बल्कि जो आवामी लीग थे। डॉक्टर साहब से मेरे ख्याल से राबिता जो है वो मुनक़ता हुआ है। मैं ब्रिगेडियर साहब यही सवाल आपसे, एक साल के अंदर मोमेंटम तो तब्दील नहीं हो सकता, या आप समझते हैं कि इनकलाब जो है वो फौरी तौर पे आ सकता है? तो वो जो उसके पीछे की सोच है, उसमें क्या अवामिल कार फरमा रहे? ये देखें ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हुआ, स्पेशली जब इमीडिएट हम देखते हैं, जब वो देखें एट्रॉसिटीज जो थी अवामी लीग में, जब शेख हसीना वहां पे एज ए डिक्टेटर थी, स्पेशली वो टारगेट कर रही थी दोस्त जिन्होंने पाकिस्तान के साथ खड़े रहे थे, पाकिस्तान की मदद की थी। मेनली फोकस उनका जमात इस्लामी था। और इवन देखें 90+ जो एज के लोग थे उनको उन्होंने फांसी पे लटका दिया था। दैट वाज द हेट्रेड जो उन्होंने वहां पे दिखाया। फिर इसके बाद देखिए स्पेशल कोटा सिस्टम का प्लानिंग उन्होंने अनाउंस की थी कि जो लोग पाकिस्तान मुक्ति वाहिनी के जो लोग थे उनको किया था। तो एक अवेयरनेस लोगों में थी, और जिस तरीके से वहां पे हेट्रेड पाकिस्तान के अगेंस्ट डेवलप हो रहा था। इवन देखे ना, गवर्नमेंट तो शेख हसीना की थी, लेकिन इसमें अभी इवन कहते हैं सेक्रेटरी से इवन जो आर्मी में प्रमोशन वगैरह की वो थी, वो भी आए जो रॉ वाले कंट्रोल करते थे, उनके परमिशन से चलती थी। तो दैट वाज द स्टेट ऑफ अफेयर्स। तो लावा तो पक रहा था, लेकिन इमीडिएट कॉजेज यही हुई है जब वो ये कोटा सिस्टम वाला हुआ, और इसके बाद जनरेशन जी यंगस्टर्स जो बच्चे थे, जिस तरीके से वो खड़े हुए और जिस तरह उन्होंने स्टैंड लिया, और देखें जिस तरह ये लीडरशिप इन्होंने दिखाई, जिस तरीके से ये हादी था वाज 32 ईयर्स और बाकी जो लोग इनके साथ थे, और जिस तरह के पब्लिक ने रिस्पांस किया है, तो वो दैट वाज फेनोमिनल। और देखें कि यकदे उन्होंने जिस तरीके से, और जिस तरह 1400 लोग की शहादतें हुई, लेकिन दे फोर्स और शी हैज टू फ्लैट ढाका, और वो इंडिया जाके बैठी और वहां से बैठ के अभी प्लानिंग कर रही है किस तरीके से यहाँ पे बांग्लादेश को डिस्टेबलाइज करें। सो एक वाज़ेह मैसेज है बांग्लादेश के इनकी लीडरशिप में, और उन्होंने अपनी रिवाइवल है, अपनी हिस्ट्री रिवाइवल है, वो रिवाइवल किस तरीके से होगा ये एक सवाल है। डॉक्टर सवाल ये है कि जो बांग्लादेशी सियासत है इसमें उतार चढ़ाव माजी के अंदर नहीं रहे, लेकिन अब बहुत ज्यादा आ रहे हैं। ये उतार चढ़ाव सस्टेनेबिलिटी में किस तरीके से कन्वर्ट होंगे? जी अभी देखें, मेरे ख्याल में जिस तरह रियलाइजेशन आ गई है और इस तरह यंगस्टर्स लीड कर रहे हैं, मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टी से खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनल पार्टी है, और इसके अलावा जमात इस्लामी है, और फ्यूचर में लाइकली है जब इलेक्शंस होंगे कोलिशन बनेगी, यही पार्टीज आगे आएंगे। और बल्कि ये देखें हादी तो
उन्होंने इनकलाब मंचो नाम के साथ एक पार्टी बनाई थी और उनका अल्टीमेट ये था कि वो इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ना चाहते थे। तो उस तरह बाकी लड़के भी जो यंगस्टर्स थे, जो बेसिकली पिलर्स थे, जो अभी भी इस हिस्सा है इस इंटरम सेटअप में, यकीनन उनके पास वो इतने हर दिल अजीज जो लीडर्स हैं वो भी इलेक्शन लड़ सकते हैं। दे विल आल्सो फॉर्म पार्ट ऑफ इट। लेकिन ये है कि ये इंडिया के चुंगल से, जो इंडिया के इन्फ्लुएंस से निकल आए हैं, अपनी अब अलग शिनाख्त जो देखें बंगाली मुसलमानों के बहुत बड़ा पाकिस्तान की स्ट्रगल में तो बुनियाद इन्होंने रखी थी और बहुत कलीदी किरदार था। तो दैट्स वाई आप देखें कि वो अभी भी वो अटैचमेंट है जो हम नजर आती है जो पाकिस्तान के साथ है। 14 अगस्त को जिस तरह उन्होंने सेलिब्रेशंस वहां पे की है, पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। सो मेरा ख्याल में हम तमाम मुस्लिम ममालिक को, स्पेशली पाकिस्तान को, हमें इस मामले पे उनके साथ खड़ा होना चाहिए। ये बांग्लादेशी सियासत का एक टर्निंग पॉइंट है और इसके बाद जो सियासी तौर पे वहां पे इस तरह पैदा हो रहा है और जो एक नई सोच जन्म ले रही है, ये बांग्लादेश को बेहतर समत में गामजन करेगी। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। डॉक्टर गुलाम रब्बानी ढाका यूनिवर्सिटी से हमारे साथ मौजूद थे, उनका भी शुक्रिया। नाज़रीन, दीगर इश्यूज पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। कहीं नहीं जाएगा स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, दरिया खामोश नहीं होते मगर उनकी जुबान सियासत से ज्यादा बेरहम होती है। जब पानी अचानक रोक लिया जाए या बेवक्त छोड़ा जाए तो यह महज हाइड्रोलॉजी का मसला नहीं रहता, यह ताकत और जारहियत के इस्तेमाल का ऐलान बन जाता है। पाकिस्तान इसी खदशे को बार बार दोहरा रहा है कि भारत सिंतास मुआहदे को एक कानूनी फ्रेमवर्क की बजाय दबाव के आले के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस मुआहदे को पाकिस्तान की रेड लाइन करार दे चुके हैं और भारत ने हालिया सैलाब के दौरान भी पाकिस्तान को इंडस वाटर कमीशन के जरिए नहीं बल्कि सिफारती जराए से इस बारे में आगाह किया था। इसी पस मंजर में दरियाए चनाब के बहाव में अचानक और गैर मामूली उतार चढ़ाव ने तशवीश को मजीद गहरा किया। पाकिस्तान के मौक़िफ़ है कि रवा बरस 2 बार ऐसा हुआ जब दरियाए चनाब में पानी की सतह में ऐसी तब्दीलियां आई जिनकी कोई पेश की इतला नहीं दी गई। यह उतार चढ़ाव अप्रैल के इख्तिताम से मई के वस्त तक और फिर दिसंबर के अवाइल में रिकॉर्ड किया गया, जिससे न सिर्फ ज़राई मनसूबाबंदी मुतासिर हुई बल्कि यह खदशा भी पैदा हुआ कि पानी को दानिस्ता तौर पर सियासी दबाव के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। डिप्टी वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने इस्लामाबाद में गैर मुल्की सिफारतकारों को ब्रीफिंग के दौरान यह नुक्ता वाज़ेह किया कि सिंतास मुआहिदा किसी एक मुल्क की सवाबदीद नहीं बल्कि एक बैनुल अक़वामी मुआहिदा है जिसकी बुनियाद एतमाद, शफाफियत और बरवक्त मालूमात के तबादले पर रखी गई। 1960 में वर्ल्ड बैंक की सालसी में तय पाने वाला सिंतास मुआहिदा दहाइयों तक पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी के बावजूद कायम रहा। इस मुआहिदे के तहत मशरकी दरिया भारत और मगरबी दरिया पाकिस्तान के लिए मुख्तस किए गए थे, लेकिन हालिया बरसों में खास तौर पर मई 2025 की झड़पों के बाद भारत की जानिब से ताउन मुअत्तल करने और मुआहिदे की शिकों को नजरअंदाज करने के इक़दामात ने इसकी साख पर सवालिया निशान लगा दिया। पाकिस्तान का यह मौक़िफ़ है कि भारत एक मुनज़्ज़म हिकमत अमली के तहत इंडस वाटर ट्रीटी को कमजोर कर रहा है ताकि पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल किया जा सके। इस खदशे की बाज़गश्त अक़वाम मुत्तहिदा की हालिया रिपोर्ट में भी सुनाई देती है, जिसमें जनूबी एशिया में पानी को सियासी और तज़वीराती हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने के रुझान की निशानदही की गई। पाकिस्तान ने इस सूरत हाल पे इंडस वाटर कमिश्नर के जरिए अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करके बाज़ाब्ता सिफारती और कानूनी रास्ता इख्तियार किया है। भारत को खुतूत लिखकर वज़ाहत तलब की गई है कि दरियाए चनाब में पानी के बहाव में अचानक कमी और इजाफे की वजूहात क्या थी और आया मुआहिदे के तहत ममनुआ डेड स्टोरेज को खाली किया गया। हुकूमत पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह है कि सिंतास मुआहिदा जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम की एक अहम बुनियाद है और वज़ीर आज़म की जानिब से इसे रेड लाइन करार देना उसी सियासी और सिफारती अज़्म की अलामत है कि पानी के हक पर कोई समझौता नहीं होगा और अगर दबाव बढ़ाया गया तो पाकिस्तान इसे हर आलमी फर्म पर चैलेंज करेगा। इसी मंजरनामे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है माहिर बैनुल अक़वामी उमूर डॉक्टर शाज़िया चीमा साहिबा ने और जावेद राना साहब ने। मैं दोनों हज़रात का बेहद मशकूर हूँ। इस मौजूदा मंजरनामे में बात करता हूँ। डॉक्टर साहिबा, आपकी तरफ आऊँगा। आप क्या समझती हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट भी आ गई जिसके अंदर इसे जारहाना इक़दामात गिरदाना गया। दूसरी तरफ बैनुल अक़वामी फोरम पे पाकिस्तान बारहा ही बावर करवा चुका है कि ये पानी गर्दी करना चाह रहे हैं, लेकिन भारत का जो मौक़िफ़ है वो किस हद तक उसूल पर है, किस हद तक जारहाना पॉलिसी पर मबनी है और उसका अंजाम क्या निकलता हुआ देखती हैं? देखिए ये जो भारत का मौक़िफ़ है ये किसी असूल पे मबनी नहीं है। ये हाइड्रो टेररिज्म है और हमेशा से है और ये तकरीबन पिछले 20 साल से इन मंसूबों पे काम कर रहे हैं। कभी ये जो है इस बात का बहाना बनाते हैं कि पाकिस्तान के पास जो पानी जाता है उसको इस्तेमाल नहीं सही तरीके से किया जाता, तो इसलिए हम इसको यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता शुरू हुए हैं, लेकिन मोदी का ये जो रिसेंट पहलगाम अटैक के बाद जो उसका अपना नैरेटिव उसने बनाया है उसमें सरे फहरिस्त यही था कि मैं जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसको ख़त्म हम कर देंगे।
अब उसमें मसला ये है कि कह देना एक तरफ है, खत्म कर देना एक और बात है। ये खत्म नहीं हो सकती है, इसमें सिर्फ टेररिज्म हो सकती है जो कि इंडिया कर रहा है। और प्लस ये कि अगर आप म्यूचुअल या बायलैटरल ट्रीटीज के बारे में भी ना सोचें तो आप ये जहन में रखें कि अगर जो है जो यूनाइटेड नेशंस है उसका भी एक चार्टर जो है उसके तहत बताया गया है कि जो लोअर राइपेरियन है उसके क्या राइट्स होते हैं, तो इंडिया जो है वो फिर चाइना की तरफ से भी लोअर राइपेरियन बन रहा है। तो ये इसका एक और फ्लॉड, एक और गलत और बोगस किस्म का मूव है। जैसा कि पहलगाम अटैक जो है वो एक गलत और फॉल्स फ्लैग था, वैसा ही सिंध तास का मुआहदा है। हमें सोचने की बात यह है कि ये जो वाटर टेररिज्म है इसको हमने कैसे रोकना है। वो बहरहाल हो रही है और उस पे जो है वो दुनिया को कैसे उसकी तरफ तवज्जो जो है वो करवानी है कि आप कैसे इनको इस बात के दुनिया को बता सकते हैं कि ये पानी जो है उसको हथियार के तौर पे इस्तेमाल करके कभी पाकिस्तान के अंदर सूखा और कभी यहाँ पे सैलाब की सूरत हाल जो है वो क्रिएट कर रहे हैं और बहुत सिस्टमेटिकली कर रहे हैं। और इनको अगर ये सूरत हाल ये क्रिएट कर रहे हैं तो ये तो पाकिस्तान के लिए, एक एग्रीगेरियन सोसाइटी के लिए हमारी तो लाइफ लाइन है, हमारा तो बका का मसला है। तो चाइना ने इनको ये इंदिया दिया है कि आप ये जहन में रखिए कि आप ब्रह्मपुत्रा से हमारे लोअर राइपेरियन, तो अगर आप पाकिस्तान की तरफ इस तरह की हरकत करेंगे तो ये चीजें बहुत ज्यादा फिर फैल सकती हैं। सही। तो मैं डॉक्टर साहब आपकी तरफ आता हूं। ये मौकिफ जो आपकी तरफ से है कि चाइना के साथ भी हमारे जो डिप्लोमेटिक टाइज हैं उसके अंदर भी ये बात उजागर हुई है कि भारत के ऊपर दबाव बढ़ाया जाए, लेकिन राणा साहब आप क्या समझते हैं कि इसको अब साल भर से ऊपर होने को हो गया, एक धमकी का मामला जो बना था, अब उसके बाद आप 8-10 महीने आप किसी के ऊपर पानी की दहशतगर्दी जो है वो मुसल्लत करते रहें और दुनिया के अंदर ये पैगाम देते रहें कि हम किसी को नहीं मानते, ना वर्ल्ड बैंक के फार्म को मानते हैं, ना अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट्स को मानते हैं, ना किसी और गारंटी को मानते हैं। जब इस तरह की तरजीहात भारत की रहेंगी तो फिर इसका हल क्या निकलेगा? ये बहुत मुश्किल सवाल है जी। इसका हल क्या जंग है, क्या हम हिंदुस्तान के खिलाफ जंग लगा दें इस पे, ये बड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन है। लेकिन बात ये है कि अगर ये सूरत हाल जारी रहती है आने वाले चंद सालों तक तो हमारी मईशत पे इसके गहरे असरात होंगे, ख़ास तौर पे पंजाब और सिंध में, क्योंकि लार्जली उसमें बहुत बड़ा अब हमारी जो ज़रई ज़मीन है उसका हिस्सा जो है वो इन दरियाओं के पानी के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्हिसार करता है। लेकिन हमें बहुत बड़ी पिक्चर देखनी पड़ेगी। मेरा ख्याल है कि ये जो सारी सूरत हाल है इसकी दो डायरेक्शन में जा रही है। एक तो ये कि अगर कोई डिप्लोमेटिक सोल्यूशन निकलेगा तो मैं समझता हूं कि वो 2-3 साल बाद जब चाइना जो है इसी किस्म की मैनेजमेंट करेगा तो फिर इंडिया जो है वो चीखेगा और इंडिया के वही दलाइल होंगे, वही आर्ग्यूमेंट्स होंगे जो इस वक्त पाकिस्तान की है कि आप अगर पानी रोक रहे हैं तो ये हमारी पूरी की पूरी जो मैशियत जो है, ग़ज़ाई मैशियत जो है वो ख़त्म हो जाएगी। आई थिंक एक तो वो सोल्यूशन है कि अगर कोई थोड़ी बहुत इफ देयर इज एनी सेम्बलेंस ऑफ पीस तो चाइना, पाकिस्तान और इंडिया एक ट्राइलैटरल अरेंजमेंट होगा और वो एक्चुअली रेप्लिकेशन होगी सिंध तास मुआहदे की। वो मुझे फौरी तौर पे होता हुआ नजर नहीं आ रहा। देखें जो आरएसएस गवर्नमेंट है ये बीजेपी गवर्नमेंट नहीं है, ये आरएसएस गवर्नमेंट है। ये जीरो सम गेम कर रहे हैं। जीरो सम गेम ये है कि हमने जितने भी मुसलमान ममालिक हैं विद फोकस ऑन पाकिस्तान, आपने इन्होंने इस तरह आइसोलेट करने की पाकिस्तान को कोशिश कर रहे हैं गुज़िश्ता 5-6 सालों से, खास तौर पे बड़ा एग्रेसिवली। लेकिन उसका नेट रिजल्ट ये निकला है कि हिंदुस्तान इस वक्त खुद आइसोलेट हो चुका है पूरे खित्ते में। मैं समझता हूं कि आने वाले महीनों में, सालों में आप देखेंगे कि खित्ते के अंदर जिस तरह बांग्लादेश उनके हाथ से जा चुका है, इसी तरह बाकी ममालिक जो हैं वो भी बहुत तेजी से जा रहे हैं और चाइना जो है वो बहुत डीपली पेनिट्रेट कर रहा है साउथ एशिया के अंदर थ्रू BRI प्रोजेक्ट्स। तो इसलिए हिंदुस्तान के पास वो जो मार्जिन था ये सारी मैनिपुलेशन करने का वो कुछ ज्यादा नहीं रहा। उसके उनके पास स्पेस जो है वो बहुत एग्रेसिवली मैनूवर करने की कैपेबिलिटी जो है वो उसके अंदर नहीं रही। इकोनॉमिकल अम्ब्रेला जो है उससे बहुत सारे ममालिक निकलते चले जा रहे हैं और इसी की बुनियाद के ऊपर भारत जो है वो डिप्लोमेटिक आइसोलेशन का शिकार हो। लेकिन भारत का जो मौजूदा मंजरनामा है इसमें पाकिस्तान के ऊपर जिस इल्जाम को लगा के पानी बंद करने की धमकी दी गई है वो इल्जाम अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म के ऊपर किस हद तक गलत साबित हुआ है
और भारतीय तशख़्ख़ुस किस हद तक मजरू हुआ है, उसके बारे में बात की जाएगी। हमारे साथ जावेद राना साहब और डॉक्टर शाजिया चीमा साहब मौजूद होंगी। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। नाज़रीन कहीं नहीं जाएगा सेवदा। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, भारत की जानिब से पाकिस्तान को आलमी सतह पर मुर्दे इल्ज़ाम ठहराने की एक और कोशिश उस वक्त दम तोड़ गई जब अक़वाम मुत्तहिदा की खुसूसी माहिरीन ने अपनी तफसीली दस्तावेज में भारतीय दावों को शवाहिद और बैनुल अक़वामी कानून की कसौटी पे परख के मुस्तरद कर दिया। पहलगाम हमले को जवाब बनाकर पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई, सरहद पार हमले और सिंतास मुआहदे को मुअत्तल रखने जैसे इकदाम अब खुद भारत के लिए एक सिफारती बोझ बन गए, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा ने वाज़ेह कर दिया है कि दहशतगर्दी के नाम पर यकतरफा ताकत के इस्तेमाल का कोई तस्लीम शुदा हक मौजूद नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक काउंसिल की जानिब से तैयार की गई इस दस्तावेज में पहलगाम हमले की खुली मजम्मत की गई, ताहम साथ ही ये हकीकत भी वाज़ेह की गई है कि भारत इस हमले में पाकिस्तान के मुलव्वस होने के कोई ठोस और काबिल एतबार शवाहिद पेश नहीं कर सका। पाकिस्तान की जानिब से इल्जामात की तरदीद और गैर जानिबदाराना और शफाफ तहकीकात के मुतालिबे को भी दस्तावेज में शामिल किया गया, जिसके बायस भारतीय प्रोपेगेंडे का पोल खुल चुका है। इसी मंजरनामे में बात करेंगे। डॉक्टर शाजिया चीमा और जावेद राना साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहिबा, जब बैनुल अक़वामी फोरम्स के ऊपर एक मुल्क के बनाए गए नैरेटिव और आपने जो बीज जहनों के अंदर बोए हैं लोगों के, उसकी फसल भी कटने से पहले उसके नताइज आना शुरू हो जाएं, तो ये कितना बड़ा धचका होता है मुल्क के लिए? देखिए, आप जब एक पूरी आवाम को इंटरनलाइज करा देते हैं ना, एक फॉल्स नैरेटिव, एक मैन्युफैक्चर्ड और एक ऐसी चीज जो हकीकत पे मबनी नहीं होती, तो यकीनन उनके लिए उसको फिर इंटरनलाइज की हुई बात को निगेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और यही इंडिया के साथ हो रहा है और इंडियन पॉपुलेशन के साथ भी हो रहा है। जो कुछ उनको बताया गया मोदी की गवर्नमेंट में कि खासतौर पे जयशंकर की जो है वो लेजर आई ट्रीटमेंट जो है, उनके हजारों की तादाद में आप उनके सोशल मीडिया पे देख लें कि हम जनाब इस नए विश्व गुरु हैं और हम जो हैं हमारी जो तीसरी बड़ी हम इकोनॉमी है वगैरह वगैरह। तो उसमें फिर अगर आप एक ऐसा मिस एडवेंचर करते हैं जो आपको बहुत बुरी तरह से बैकफायर कर जाता है, तो एक बात हमारे नाजरीन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि जो इस तरह की जो चीजें होती हैं, इवेंट्स होते हैं, हर दुनिया के हर मुल्क के जो इंटेलिजेंस जो रिपोर्ट्स होती हैं उनको ऑलरेडी पता होता है। आप किसी को इस तरह बेवकूफ नहीं बना सकते। सारी दुनिया को पता होता है कि क्या हुआ, दो मुल्कों में जंग हुई, नतीजा क्या निकला, नुकसान किसका हुआ किसका नहीं हुआ वगैरह वगैरह। आप ये चूरन बेच सकते हैं सिर्फ आम आवाम को, और वो भी सिर्फ उस हद तक जिसके अंदर आप एक राई जितना सच जो है वो शामिल कर सकें। अब ये हिंदुस्तान के केस में क्या हुआ कि इनके पास राई जितना सच भी नहीं था, तो फिर आपने देखा कि इन्होंने अपने बड़े जो आपके मिलिट्री ऑफिसेज हैं उनको डिसग्रेस किया। मैन इन यूनिफॉर्म को ये मीडिया पे बिठा बिठा के उनसे झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कराते रहे। ये चेन ऑफ कमांड में अगर आपका कमांडर झूठ बोल रहा हो तो एक सोल्जर को, एक ट्रूप को उसने आके क्या बताना होता है कि मैं वहां पे बैठकर क्यों झूठ बोल रहा था, क्योंकि ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ब्रदरहुड पे चलती है, जो कि बहुत ज्यादा बहुत डीप रिश्तों पे और सच्चाई और ईमानदारी पे चलने वाली चीज है। ये रिटोरिक पे, ये ऑप्टिक्स पे चलने वाली चीज नहीं है। तो आपने देखा कि हमने तो एक डीब्रीफिंग दी और आकर बताया कि जी ये हुआ है, ये सारी सूरत हाल है। उसके बाद ये बार बार आके आपको बता रहे हैं जी हमने शिकस्त दे दी, हमने इतने जहाज गिरा दिए, फिर कभी ये कहते हैं जी हमने इतने ठिकाने तबाह कर दिए। ये पहले दिन से ही गलत थे। इन्होंने पहले दिन से गलत थे और फिर आखिरी नतीजा भी तो गलत ही निकलना था। राणा साहब, पै दर पै हजीमतों के बाद पहले अवामी सतह पे जो पाकिस्तानी मीडिया और भारतीय मीडिया का तकाबुली जायजा सबने बयान किया, उस पर हजीमत का सामना करना पड़ा, फिर बैनुल अक़वामी महाज के ऊपर हजीमत का सामना करना पड़ा, फिर पै दर पै ट्रंप ने तो जन्नाटेदार थप्पड़ रसीद किए फॉरेन पॉलिसी को भारत की और उसके बयानी को धड़ाम से जमीन पे गिरा दिया। और अब अक़वाम मुत्तहिदा के फोरम के ऊपर ऐसी रिपोर्ट का मंजर आम पे आना, ये क्या मुतमईन हो चुके हैं कि जो मर्जी दुनिया कहती रहे हमें उससे कोई गरज नहीं, हमारा अपना बयानिया हो, या फिर कुछ थॉट्स और हैं इनकी? ये सवाल मेरे से है? जी जी राणा साहब, आपसे। देखिए, जो सबसे चीज जो डिप्लोमेटिकली हम पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा एज मिला है गुज़श्ता 6-7 महीने में, उसकी वजह बुनियादी तौर पे हमारी कोई सफारतकारी नहीं है। उसकी बुनियादी वजह ये है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये असूल है, माइट इज राइट। मई के बाद सूरत हाल यकसर बदल गई है। उसमें इंटरनेशनली हमें बहुत ज्यादा संजीदा लिया जा रहा है सफारती सतह पे। और आप ये देखें, सबसे बड़ा फैक्टर जो लोग नोटिस में नहीं ला रहे वो ये कि पहलगाम इंसिडेंट हुआ तो फौरी तौर पे हमारे पे बगैर किसी शवाहिद के इल्ज़ाम लगा दिया गया।
लेकिन जब अभी कोई चंद हफ्ते पहले न्यू दिल्ली में एक बहुत बड़ा एक हमला हुआ जिसमें काफी उनका नुकसान हुआ है, लोग भी काफी मारे गए, तो उसके बाद हिंदुस्तानी हुकूमत ने पाकिस्तान के ऊपर डायरेक्ट इल्जाम नहीं लगाया। उनका मीडिया अपनी जगह पे सारी इल्जामात लगाता रहा। ये क्या इंडिकेटर है? इंडिकेटर ये है कि हिंदुस्तान को पता है कि अगर इस दफा हमने इल्जाम लगा दिया, उसके नतीजे में हम जंग नहीं कर सकते, क्योंकि हम जो हमारे साथ मई में हुआ है उससे बड़ा। लेकिन सर उन्होंने वो इल्जाम तुर्की पे तो लगाने की कोशिश की, अजरबैजान के ऊपर भी लगाया है, तुर्की पे भी लगाया है। लेकिन आप ये देखें कि उन्होंने एक वक्त था कि जब पूरे गल्फ स्टेट्स थे, वहां पे हमारी वो सुनवाई नहीं थी। अब वही अरब स्टेट्स, वही गल्फ स्टेट्स में हमारा जो एक डिप्लोमेटिक स्टैचर है वो ऊपर जा रहा है, खास तौर पर जब से पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया में एक दफाई माहिदा हुआ है। कहने का मकसद ये है कि दुनिया भर में जो चीज मैटर करती है वो आपकी मिलिट्री माइट नंबर 1 और दूसरी आपकी इकोनॉमिक माइट। आप दो ठीक है, इकोनॉमी हम उस तरह अपने आप को बिल्डअप नहीं कर सके, लेकिन जो हमारी मिलिट्री माइट है और उसकी जो डेमोन्स्ट्रेशन हुई है, मैं समझता हूं कि उसके बाद डिप्लोमेटिकली चीजें बदल रही हैं। लेकिन एक इसके साथ हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि जो डोनाल्ड ट्रंप है, गुज़श्ता 6-7 महीने में वो एक पॉलिटिक्स कर रहा है रशिया के साथ, कि रशिया जो है वो हिंदुस्तान को जो है वो एक सस्ता तेल जो है वो बेच रहा है, और हिंदुस्तान के ऊपर प्रेशर था कि आप ये बंद करें। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने जानबूझ के जो उनके 6-7 हमने जंगी जहाज गिराए हैं, उनको बार बार वो रिपीट कर रहा था। ये कोई पाकिस्तान की मोहब्बत में नहीं कर रहा था, वो इसलिए कर रहा था कि इंडिया को अंडर प्रेशर किया जाए, और जो वो तेल खरीद रहा है रशिया से उसका वो खत्म कर दे। तो इसलिए हमें वी शुड बी ऑन आवर गार्ड। वो यही डोनाल्ड ट्रंप, मुझे खदशा ये है कि आने वाले दिनों में, हफ्तों में इसका तर्ज अमल जो है पाकिस्तान की तरफ बिल्कुल बदल जाएगा और ये हिंदुस्तान की तरफ जाएगा। अच्छा। इसलिए हमें बहुत ज्यादा अमेरिकन के ऊपर डिपेंड नहीं करना चाहिए। सूरत हाल जो है वो बदलती रहती है, और हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि हमें वी नीड टू पुट आवर हाउस इन ऑर्डर। हमें सियासी तौर पे सूरत हाल को बेहतर करना है, यहाँ पे एक हार्मनी क्रिएट करनी है, डेमोक्रेसी, जेन्युइन डेमोक्रेसी को रिवाइव करना है। जब तक ये चीजें नहीं होंगी, हमारी इकोनॉमी जो है वो रिस्टोर नहीं होगी, और हमारी जो इमेज बिल्डिंग है वो पूरी तरह, मैं नहीं समझता, यानी मजमूई तौर पे पाकिस्तान की जो हैयत तब्दील हुई है, उस हैयत में इस्तेहकाम लाने के लिए हमें अंदरूनी तौर पे इस्तेहकाम लाना बेहद ज़रूरी है, ताकि मुस्तकबिल का मंजरनामा पाकिस्तान के हक में हो सके। इस वक्त जो पाकिस्तान की शनवाई दुनिया भर के अंदर हो रही है और जग हसाई भारत की हो रही है, तो इसको मद्देनजर रखते हुए हमें अपनी पॉलिसी को असर नौ तरतीब देना है, ताकि ये मंजरनामा हमारे हक में ही रहे और हम बेहतरी की जानिब गामजन हो जाए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शादिया चीमा साहिबा, आज इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, मुझे दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी कल के रोज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।